अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ जवाद अहमद। इधर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। तो देखें स्टूडेंट्स, जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही वसी इल्म है। हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट के अंदर तकरीबन केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्वमेंट कर रही है। इसके अंदर केमिस्ट्री का एक अहम रोल है। तो केमिस्ट्री को इस लिहाज से मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहली ब्रांच जो हम आज स्टडी करेंगे वो है जी फिज़िकल केमिस्ट्री। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है कि फिज़िकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मुताला करते हैं, जिसका ताल्लुक है किसके साथ, एक रिलेशनशिप है, उसके साथ कौन सा रिलेशनशिप है, बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजिंग्स इन देम। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप किसके दरमियान है? ये रिलेशनशिप है ये कंपोजिशन के दरमियान है और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों चीज़ें किसकी हैं? ये मैटर की हम स्टडी करते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं जो जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उस मैटर के अंदर, हम उसको इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखें ये रिलेशनशिप जो है वो कौन सा है? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन जो है कोई भी मैटर जिन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट है, जिन चीज़ों के ऊपर कोई भी चीज़ मुश्तमिल होती है वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखूँ H2O की, CaCO3 की, NH3, HNO3। तो ये सारी चीज़ें ये बेटर हैं। तो इसमें पहली एग्जांपल H2O की, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरी ऑक्सीजन है। तो ये जो दोनों एटम्स हैं ये पानी की कंपोजिशन के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूने का पत्थर है उसकी कंपोजिशन के अंदर इन्वॉल्व है। और ये जो अमोनिया गैस है इसके अंदर एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन एटम मुश्तमिल है। और इसके अलावा जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और तीन ऑक्सीजन के एटम है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये उस मैटर की कंपोजिशन है। इसके अलावा हम इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? इसके अंदर डेंसिटी आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है, कलर, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस, ये जो सभी चीज़ें हैं ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इन दो चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसके बाद इसका स्कोप देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले ये इसके अंदर हम इस ब्रांच के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं कि एटम जो है उसकी साख्त को हमने मुताला करना है। तो देखें कोई भी मैं एटम ले लेता हूँ, उसके सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द शेल्स मौजूद होते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन होता है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द मुख्तलिफ शेल्स के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं। तो देखें प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मीन के इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक प्रोटॉन है दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन तो पॉजिटिव है लेकिन न्यूट्रॉन जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मजमूई जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके गिर्द, इस न्यूक्लियस के गिर्द वो शेल्स के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं लिखता भी चलूँ, ये शेल्स हैं, ये हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियस है। तो शेल्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसे मकामात होते हैं, ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल घूम रहे होते हैं। तो सब शेल्स भी एक और टर्म है। सब शेल्स जो है वो ऐसे मकामात होते हैं, सब शेल्स। सब शेल जो है वो ऐसे मकामात होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का ज़्यादा अमकान होता है, वो सब शेल कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर है एटम की कि एटम की साख्त कैसी होती है। उसके बाद सेकंड टर्म है जी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह बनता है? तो जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। जब एटम आपस में मिलेंगे तो इसका मतलब यह है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉन ने आपस में बॉन्ड बनाया तो वो एक मॉलिक्यूल की शक्ल अख्तियार कर गया।
उसके बाद है जी बिहेवियर ऑफ गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये जो गैसेस हैं और सॉलिड्स हैं लिक्विड हैं ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है हम इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट ब्रांच जो है इसकी तारीफ भी कुछ हम यूँ ही करेंगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कोवलेंट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। कौन से कंपाउंड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के, और इनके दरमियान जो मोस्टली बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर इसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। जो स्टूडेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो है एलिमेंट्स वो पाए जाएं। अगर इनके अलावा इनके अंदर कोई दूसरा एटम या एलिमेंट पाया जाएगा तो वो इनके डेरिवेटिव कहलाएंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जी कि ये वाली जो चीज़ है वो इनसे ड्राइव की गई है, इनसे अखज़ की गई है, इन कंपाउंड से ये निकाले गए हैं। तो एग्जांपल देख लें यहाँ पे आप लोग, CH4 सिंपली जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको मेथेन का नाम दिया जाता है। इसके अंदर सारे के सारे जो है बॉन्ड सिंगल होते हैं, CH4। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है। जब हम इसी का रिएक्शन किसी और के साथ करवा देते हैं, जिस तरह CH4 है इसका रिएक्शन मैं Cl2 से करवा दूँ जिसको क्लोरीनेशन का अमल कहते हैं, तो इसके अंदर CH3Cl प्लस HCl, यहाँ से एक क्लोरीन था, दो क्लोरीन मालिक्यूल मालिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन एटम है, तो इसमें से एक क्लोरीन जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलकर HCl बना देंगे, और इसके अलावा एक क्लोरीन का एटम जो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा वो यहाँ पे CH3Cl बना देंगे, मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो हमने देखा कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को या किसी और एटम को मजीद किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या एटम के साथ रिप्लेस करते हैं तो जो नए कंपाउंड बनते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स। अब ये वाला जो CH3Cl है मीन के मिथाइल क्लोराइड है, ये डेरिवेटिव है मेथीन का। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इन कंपाउंड को भी स्टडी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अकरेंस के, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, नेचर के अंदर जो मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम इनको लेबॉर्ट्री के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसका स्कोप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पेट्रोलियम के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं। पेट्रोलियम जो है वो ख़ास किस्म का मटेरियल होता है। इसके अलावा जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जब पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जाता है तो वो मिक्सचर की शक्ल के अंदर होता है, और जो मिक्सचर होता है ये नाखालिस होता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दूसरी भी इम्प्योरिटीज़ और बाई प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अमल से गुजारने के बाद हम मुख्तलिफ तरह के जो फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, और वो जो प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अद्वियात बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखें नाम से भी ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनका हम इसके अंदर मुताला करते हैं। तो इसके अंदर आप लिखोगे कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा कायनात के अंदर बाकी जो तमाम कंपाउंड्स हैं उनका मुताला हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जिस तरह NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसका मुताला करेंगे तो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करेंगे क्योंकि इसके अंदर ना ही कार्बन मौजूद है और ना ही हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये मुख्तलिफ तरह की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर यूज़ हो रही हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं लिखूँ तो
ग्लास की इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है। उसके अलावा सिरामिक्स है, इसके अंदर इसका यूज़ है। प्लास्टिक हैं, मुख्तलिफ़ तरह के पेंट्स वगैरह हैं, इन सभी के अंदर हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। तो सिरामिक्स जो हैं वो ख़ास किस्म के मटेरियल होते हैं जो कि रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा हीट अप्लाई करें तो उसको बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो उनको भी बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं, और इनकी जो हार्डनेस होती है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे जो फोर्थ ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है जी बायो केमिस्ट्री। जैसा कि ये नाम से भी ज़ाहिर है कि बायो केमिस्ट्री के जानदारों की जो केमिस्ट्री है उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। बायो का जो वैसे मतलब होता है वो है जी लाइफ। तो ज़िंदगी जो केमिस्ट्री होगी वो हमारी बायो केमिस्ट्री कहलाएगी। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, देखिए जी, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, कंपोजिशन को देखते हैं और केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें किसकी हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानदार अशिया हैं, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं या सिंपली कंपोजिशन को, या इसके अलावा उसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर जो जानदारों के अंदर वाक़या हो रहे होते हैं, अगर हम उनको स्टडी करते हैं तो वो हमारी बायो केमिस्ट्री कहलाएगी। तो जानदारों के अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे मादों को यानी कि आपस में जोड़ना है, फिर उनको तोड़ना, ये मुख्तलिफ तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं हम उनको बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखें यहाँ पे इसका स्कोप क्या है कि ये सेंसेस और मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूँ फोटोसिंथेसिस का, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मिलाया जाता है क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है ये बनता है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो देखें ये वाला जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिज्म है, जानदारों के अंदर जो हो रहा होता है, प्लांट्स के अंदर मोस्टली, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं, सूरज की रोशनी और सब पिगमेंट होता है क्लोरोफिल उसकी मौजूदगी में। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज बनाते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक रिलीज करते हैं। तो ये वाला जो है ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो ये जो हमने इस रिएक्शन को देखा है तो ये सभी को जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। इसके अलावा रिस्पिरेशन है जो कि बिल्कुल इसका ओल्ड प्रोसेस होता है, जिसमें ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है। इसके अंदर में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ जो है वो एटीपी मिलती है। एटीपी क्या होती है, एटीपी जो है वो सेल की एनर्जी करेंसी है। तो ये जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है जिसको जो कि ग्लूकोज के अंदर ज़ख़ीरा होती है। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, बायोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो जानदार अशिया हैं उनके अंदर होने वाले मुख्तलिफ तरह के जो रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम उसकी साख्त को भी देखते हैं, इसके अलावा उनकी कंपोजिशन है कि वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, उनके अज्जा क्या हैं, इसके अलावा उनके अंदर जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या है, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर यूज़ हो रही होती है, जैसा कि यहाँ पे फूड है, खुराक के अंदर है, मेडिसिन हैं और एग्रीकल्चर ज़राअत वगैरह, इन सभी के अंदर जो है बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जो है ऐसी ब्रांच है जो कि इंडस्ट्री को स्टडी करती है। तो इंडस्ट्री मीन के फैक्ट्रियों के अंदर क्या होता है, फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है बन रही होती हैं, मुख्तलिफ तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उनको तैयार कर रहे होते हैं। तो जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि वो किस तरह से तैयार हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। उनका स्केल कौन सा है, वो कमर्शियल स्केल, यानी कि तजारती तौर पर, तजारती पैमाने पर हम जो केमिकल कंपाउंड हैं उनकी किस तरह से तैयारी की जाती है हम उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो देखें जिस तरह मुख्तलिफ तरह के रॉ मटेरियल है, जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, NaOH है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड मैंने लिखे हैं, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर तैयार किए जाते देखे जाते हैं।
ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर इनको स्टडी किया जाता है। और ये जो कंपाउंड्स हैं ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इब्तदाई चीज़ें ज़रूरत होती हैं हम उनको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ये जो मटेरियल हमने प्रिपेयर किया है इंडस्ट्री के अंदर ये मुख्तलिफ तरह के फिर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह यहाँ से जो अमोनिया है मुख्तलिफ तरह की फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपने यूरिया का नाम भी सुना होगा, उसके अंदर जो अमोनिया है इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो NaOH है ये सूप के अंदर इस्तेमाल होता है साबुन बनाने के लिए। इस तरह HNO3 है, नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी जो है मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है कि जिसके अंदर हम जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल कंपाउंड हैं वो तजारती पैमाने पर या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, उनके अंदर किस तरह तैयार किए जाते हैं हम उसको स्टडी करते हैं।